नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है और उसे हटाने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। और जो अपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, आज पूरा प्रदेश वो देख रहा है और उनके खिलाफ खड़ा है। ऐसे में प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखने के लिए, मजबूती से रखने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, ताकि जो काम जो जिस तरह से गबन हो रहा है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, बिचौलियों का राज बन गया है, उस पर अंकुश लगाने के लिए और जनता के हितों को बनवाने के लिए हम रोड पर उतरे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मानव श्रृंखला बनाया है और सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है कि सरकार के अंदर जो लूटपाट मची हुई है, हत्याओं का दौर जारी है, बलात्कार का दौर जारी है, डकैती और व्यभिचार का दौर जारी है, इस पर ध्यान दे और उसका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस तरह की मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। सरायकेला में दिशा की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची सांसद संजय सेठ, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के अलावा डीसी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में चल रही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान जल नल योजना में लापरवाही की बात भी सामने आई। साथ ही बिजली, सड़क समेत कई योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई। अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों को विकास योजनाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। नल को नल का जल मिले, इसके तहत जो परियोजनाएं चल रही है, उस परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी लक्ष्य के आधार पर जल्दी कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के कोरोना के समय में अंतराल के बाद बैठक हो रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से कई जानकारी भी मिली है और पदाधिकारी और अधिक सक्रिय होकर के काम कर सके। जमशेदपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डायलिसिस सेंटर और श्रद्धांजलि पार्क का उद्घाटन किया। सिविल सर्जन की पहल पर उनके कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि पार्क का निर्माण किया गया। ये पार्क कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की याद में बनाया गया है। यहां कोरोना योद्धाओं के नाम पर पौधे भी लगाए गए हैं। फिलहाल 7 लोगों के नाम पर पौधे लगाए गए हैं। वहीं सदर अस्पताल में फिलहाल 3 बेड का डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है। क्षेत्र का भी हुआ चिकित्सा और शहरी क्षेत्र का भी, जो गरीब लोग तबके के लोग हैं, उसका चिकित्सा बेहतर के लिए, ये जो हमारे गुंदा की बीमारी का लोग निजात पाए, बेहतर समय पर चिकित्सा प्राप्त हो, ताकि उसका जीवन यापन सामान्य हो सके, वो स्वास्थ्य लाभ ले सके और अपना जीवन आराम से जिंदगी यापन करें। उसी का तहत आज सदर में ये डायलिसिस यूनिट का आज हम लोग उद्घाटन करें। डायलिसिस यूनिट का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें माननीय सांसद विद्युत महतो जी भी हमारे साथ हैं और उनका भी सहयोग है। हम उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्वास्थ्य विभाग जो है मानवता का विभाग है और ये राजनीति का विभाग नहीं है। ये एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के साथ सहयोगी साथी के रूप में काम करने का विभाग है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सांसद विद्युत। दुमका में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 1 सप्ताह पहले की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने घर में दादी के साथ सोई हुई थी, जहां देर रात घर का दरवाजा तोड़कर पहुंचे आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद पंचायती कर मामले को निपटाने की कोशिश भी की गई। पंचायत में आरोपियों पर जुर्माना भी देने का फरमान सुनाया गया था, लेकिन जब जुर्माना नहीं दिया गया तब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं।
और इस मामले के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई, आखिर इतने संगीन मामले को दबाने की हिम्मत कैसे हुई। बड़ा सवाल यह भी है कि पंचायत से पीड़िता को आखिर न्याय क्यों नहीं मिला, इंसाफ क्यों नहीं मिला। बड़ा सवाल यह भी कि क्या पीड़ित परिवार पर पंचायत का दबाव था जो पीड़ित परिवार थाने नहीं पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जुर्माने से लौट सकती है नाबालिग की इज्जत, क्योंकि पंचायत ने यह फरमान सुनाकर इंसाफ को दागदार किया। 7 दिन में सबूत नष्ट हुए तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या पंचायत के लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे? गिरफ्तारी के बाद आरोपियों पर स्पीडी ट्रायल आखिर कब होगा? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और पलामू के नेशनल हाईवे में लूट की घटना को अंजाम देते थे। पिछले महीने इन लोगों ने बिहार के एक व्यवसायी को पिकअप वैन समेत अगवा कर लिया था। बड़ी ही महत्वपूर्ण आपराधिक घटना घटी 30 जुलाई की रात में, जिसमें एक पिकअप वैन को लूटा गया। शुरू में उसे बताया गया कि हम लोग जो है फाइनेंसर हैं और गाड़ी क्लोज करने आए हैं, और इस बातचीत में उलझा के उसको कब्जे में लेकर वह पिकअप वैन लूट लिया गया। दोबारा फिर घटने की पुनरावृत्ति जो है वह 10 अगस्त को हुई, जो पिपरा थाना क्षेत्र में हुई, लेकिन वह भी NH पर था। उसमें भी पिकअप वैन सेम अपराध शैली से लूटा गया। ये हमारे लिए चुनौती थी, और बाद में इसमें शामिल सारे क्रिमिनल बिहार के थे, जिनसे 9 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और एक और महत्वपूर्ण अभियुक्त है जो अभी फरार है। साहिबगंज में पिछले 2 दिनों से गंगा का जल स्तर घट रहा है। इसके बाद भी दियारा क्षेत्र 15 दिनों से जलमग्न है। पानी में डूबने से इलाके की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं तेज जल स्तर से कई झोपड़ियां बह भी गई हैं। अभी लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। पानी घटने के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की मशक्कत में लोग अभी से ही जुट रहे हैं। लोगों का मानना है कि घर गलने से झोपड़ियों को फिर से बनाने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। तब तक प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए तिरपाल को बांस के ढांचे पर रखकर लोग रह रहे हैं। धनबाद के हरिपुर हटिया में SDM आवास के पास सब्जी दुकान, पूजा दुकान और बर्तन दुकान में देर रात आग लग गई, जिससे 13 दुकानें जलकर राख हो गईं। जिसके बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और धनबाद CO घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने DC से बात की और पीड़ित दुकानदारों को मदद करने का आग्रह किया। दुकान था बीच में पत्ता का डिस्पोजल पत्ता का दुकान था। चले सब्जी वाले का दुकान है, आलू प्याज वाले लोग हैं, कुछ फल वाले हैं, पूजा के सामग्री वाली दुकान है, कुछ डिस्पोजेबल कप प्लेट वाले, पत्तल वाले, इन लोग की दुकानें हैं। अभी CO साहब को भी बुलाए थे, वो भी देखे हैं, और अभी DC साहब से भी हमारी बात हुई। DC साहब ऐसे क्योंकि अब इनका पेपर नहीं है या कोई भी है, कमर्शियल है, इनको कायदे से इंश्योरेंस रखना चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर भी मैंने DC साहब से आग्रह किया है कि किसी तरह से कोई नियम कानून कहीं लगाइए, कोई फंड लाइए, कुछ ही लोग को राहत इन लोग को मिले, इसके प्रयास कीजिए। लोहरदगा का बस स्टैंड बदहाल है। यहां से रांची, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा समेत कई जिलों के लिए बसें खुलती है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना पीने के पानी की सुविधा है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना पानी का व्यवस्था है, ना कहीं पर बैठने का व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम कोई व्यवस्था है। व्यवस्था भी है तो शौचालय बहुत लंबा है, समझ गए ना। हम लोग पानी उनी आ जाता है तो पूरा गड्ढा डिपा है, पूरा भग जाता है एकदम गड्ढा। लोगों ने 15वें वित्त की राशि से नगर विकास एवं आवास विभाग को एस्टिमेट बना के इसका प्रपोजल भेजा हुआ है, और इसका TS हो गया है, प्रशासनिक स्वीकृति इसका बचा। उम्मीद है कि अगले महीने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति।
राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्मार्ट बॉक्स लगाया गया है, जिसके जरिए लोगों को 24 घंटे सुविधा मिलेगी। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो स्मार्ट बॉक्स के जरिए आपको सहायता मिलेगी। बॉक्स में इमरजेंसी का बटन दबाने पर ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी, जिसके बाद आपको सहायता मिलेगी। राजधानी के चौक चौराहों पर फिलहाल ऐसे 50 बॉक्स लगाए गए हैं। तक हम लोग हैं तब तक तो आपकी सेवा हम लोग करते हैं, और बाय द वे हम लोग नहीं रहे रात में और आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना आप दूसरे जरिए कंट्रोल को दे सकते हैं। दुमका रेलवे स्टेशन का सांसद सुनील सोरेन और आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने डीआरएम को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें रेलवे साइडिंग के विस्तार पर लगी रोक को हटाने, रविवार को आरक्षण काउंटर खोलने, स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने समेत कई मांगे हैं। डीआरएम ने कहा कि साइडिंग विस्तार पर प्रदूषण बोर्ड ने रोक लगाई है। पर्यावरण बोर्ड से क्लियरेंस मिलने के लिए प्रयास जारी है। जो हमारा बेरोजगार यहाँ पर इंगेज हो जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी समस्या को मैंने रखा है और डीआरएम साहब ने आश्वासन भी दिया है, नहीं लायक है, निश्चित रूप से करिए। सर की मांगे पूर्णतया उचित हैं और दुमका के लोगों के लिए है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनकी मांगों को हम पूरा कर सकें। जो भी संरचना की या ऑपरेशन की जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका कोई रास्ता निकाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम यहाँ पे ला सकें। बोकारो में राखी का बाजार सज चुका है। सिटी सेंटर में राखी को लेकर दुकानें सजी हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं दिख रहे। हालांकि दुकानदारों को उम्मीद है कि राखी से पहले उनकी बिक्री जरूर बढ़ेगी। सिटी सेंटर में राखी बाजार का जायजा लिया बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। रक्षाबंधन को लेकर राखी की बाजार सज चुकी है। आइए हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि सभी लोग राखी की खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और राखी की खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसको लेकर सभी बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रक्षा का एक जो है वो वचन भी लेती हैं। रक्षाबंधन को लेकर बहुत दिन से इंतजार रहता है, खरीदने के लिए राखी आई है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, भाइयों के लिए सबसे स्पेशल है, भाई बहन के लिए। एक चीज़ बताइए, कोरोना में पिछले बार भी बहुत सारा रक्षाबंधन कहीं नहीं जा पाई होंगी, इसमें कितना दुख होता है, इस बार क्या लग रहा है? ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मेरे सारे लोग यहीं पे हैं। लेकिन और लोगों के लिए तो हाँ, बहुत लोग, मेरी बुआ नहीं आ पाई। साल भर का एक बहुत पवित्र पर्व माना जाता है, किस तरह का मार्केट में देख रहे हैं? ठीक है, भीड़ भी तो है ही, और क्या है ना। राखी क्या देख पा रहे हैं, राखी कितना स्पेशल है इस बार? राखी तो हर साल ही स्पेशल होता है। जिसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह की राखियाँ? अभी तो मैंने जस्ट मैं आई ही हूँ, वही देख ही रही हूँ। ठीक है, इस बार नए नए हैं, कुछ नया नया नजर आ रहा है ना। कोविड का कितना असर है मार्केट में, देख पा रहे हैं? असर है, लेकिन लोग मास्क इतना लगाते नहीं हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। हम आइए बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, रक्षाबंधन का बाजार है, क्या राखी बेच पा रहे हैं आप? अभी तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सन्नाटा है। अभी तक तो मतलब कि हम लोग का अभी लगा हुआ है, इसमें बहुत आशा है, देखिए क्या होता है। अभी पिछले बार इस बार की क्या अंतर? अभी बहुत मतलब पिछले बार तो हम लोग नहीं लाए थे, कुछ जो था जहाँ पे जिनके पास था वही चीज़ बेचे थे, और इस बार तो लाए हैं, मतलब देखिए क्या होता है। अभी तक तो कस्टमर का ठिकाना है, 2 दिन लोग वेट कर रहे हैं, मतलब इतने दिन से वेट कर रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन बचा हुआ, क्या होता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार लोग घर में रहकर मनाते हैं, हम जरूर कर सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन को पालन करके अगर कोई पर्व मनाया जाता है तो वो रक्षाबंधन होता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की अहम सदस्य निकी प्रधान और सलीमा टेटे को सम्मान देने का सिलसिला जारी है। शनिवार को डाक विभाग की ओर से दोनों ओलंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। डाक विभाग के झारखंड सर्किल के सीपीएमजी कर्नल जलेश्वर कन्हर ने शॉल के साथ एक हॉकी स्टिक देकर दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन ओलंपिक में शानदार रहा और आज डाक विभाग भी ऐसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है। वहीं निक्की और सलीमा पर इस दौरान काफी खुशी देखी गई।
सम्मानित किया जा रहा है। बहुत खुश है हम लोग। अच्छा, कल रक्षाबंधन भी है निकली, तो क्या कल गांव जाएंगे, भाई पर राखी बांधेंगे क्या? भाई फिलहाल रांची में है, तो हम लोग पिछले साल भी रांची में मनाए थे, तो हम लोग रांची में मनाएंगे इस बार भी। अपने डाक विभाग के जो डाक टिकट है, जो माई स्टाम्प के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी हम लोग प्रेजेंट करें, इसके लिए उन लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे। और पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह के रूप में एक हॉकी स्टिक और एक शॉल और उनके फोटो के संलग्न एक डाक टिकट भी उनको माई स्टाम्प के नाम से उनको दिया गया है, दोनों प्लेयर्स को। और साथ में जो कोच महोदय हैं भोलानाथ सिंह, उनको भी जो हम लोगों ने माई स्टाम्प और शॉल देकर के सम्मानित किए हैं। ये हम लोगों के लिए भी गौरव। रांची के युवा वैज्ञानिक ज्ञानराज कौन बनेगा करोड़पति में 13वें सीजन के पहले दिन हॉट सीट पर नजर आएंगे। एपिसोड का प्रसारण 23 अगस्त को होगा। रांची के युवा वैज्ञानिक ज्ञानराज इन दिनों सुर्खियों में। कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेते ही ज्ञानराज की किस्मत चमक पड़ी है। इतना ही नहीं, बल्कि ज्ञानराज ने इनोवेटिव शिक्षक और पीएम मोदी की वैज्ञानिक सलाहकार के सदस्य के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जहाँ तक रही बात इसरो की, तो बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है। यहाँ पे एटीएल में बच्चे बहुत से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और इसरो के द्वारा जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें बच्चे भाग लेते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया है और वो स्टेट द्वारा इन्वाइटेड है और जल्द ही आप उसको इसरो में देखेंगे। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा के बूते ये साबित कर दिया है कि उम्र किसी बड़ी पहचान की मोहताज नहीं होती। कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद बतौर शिक्षक काम करने वाले ज्ञान केबीसी में अमिताभ के साथ हॉट सीट पर बैठेंगे। उनका शो 23 अगस्त को प्रसारित होगा। अमिताभ के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उनका क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। केबीसी का अनुभव तो काफ़ी रोमांचक था और काफ़ी मज़ेदार भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अमिताभ जी से मिलना एक सपना होता है और केबीसी के द्वारा सपना मेरा पूरा हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइंस में विशेष रुचि रखने वाले ज्ञान बतौर भविष्य के वैज्ञानिक भी तैयार कर रहे हैं। रांची की पिस्का नगरी में स्थित अपने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में वो बच्चों को रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई चीजों की शिक्षा दे रहे हैं। उनसे सीखने वाले बच्चों की बातों में भी गजब का कॉन्फिडेंस नजर आता है। 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रोबोटिक्स और ड्रोन की थ्योरी पर पूरे विश्वास से बात करते नजर आते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप में काम कर रही हूँ। मेरा नाम अमृता कुमारी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। हम यहाँ इस माइक्रोस्कोप में हम किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को यहाँ पे बड़े करके देख सकते हैं, जिससे कि हम उसको बहुत अच्छा से जान जाएंगे, उसके बारे में बहुत अच्छा से जान सकते हैं। ज्ञानराज ने इस मुकाम पर पहुंचकर न केवल राज्य की बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।